हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वेरियस कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। हम बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 10th में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जो बात करता है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ रहे थे, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देन थर्ड इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डिस्कस किया था और उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, ये जब आप समझेंगे तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। चलिए ये सारे जो टेबल हैं, डाटा है, हम देख लिए थे कि कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर रहा है और कितनी हेल्पफुल अलग अलग सेक्टर्स हमारे लिए हो सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो जेनरेट करते हैं, लेकिन जब हम 1977 से 78 का डाटा देख रहे थे और अभी का यानी 2017 और 18 का डाटा देख रहे थे, तो उसमें हमको एक बेसिक डिफरेंस देखने मिल रहा था कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर विच स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? उसका एक रीजन जो हम आज देखेंगे, एक नहीं मल्टीपल रीजन है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं क्या होता है, मान लीजिए एक कोई परिवार है, वहां उनके पास अपना खुद का खेत है, तो वहां के जो सारे लोग होते हैं ना, अपनी जितनी क्षमता होती है वो उस खेत में लगा देते हैं। यानी बाकी के जो लोग हैं, मान लीजिए 1% 2% उस फैमिली के वहां पे लगे हुए हैं खेत में, वो समझ में आ रहा है, लेकिन छोटे से लेके बड़े तक, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जितने लोग हैं, वो उस खेत में ही केवल काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए मजबूरी हो जाती है काम करना। जितनी जरूरत नहीं थी, मैन फोर्स की वहां पे जरूरत ही नहीं थी उतनी, लेकिन फिर भी उतने लोग उस खेत में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये भी अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए आप वहां पे खेत में जाकर के काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, पर वो डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। कैसे, वो सारी चीजें हम आज समझेंगे। थ्रू industrial output or the production of goods went up by more than 9 times हमने देखा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में 3 times। सेम अप्लाइज इन द टर्शरी सेक्टर। इन सारे जगहों में आप अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times। यहाँ पे आपको क्या किया, प्रॉपर एक डाटा दे दिया कि कितने कितने टाइम्स क्या क्या बढ़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो आधी पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। ऑप्शन लेफ्ट होगा तब तो वो कहीं और काम करेंगे, पर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड। इन कॉन्ट्रा sorry the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, whereas they employ less about half of the people। यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, देखिए समझने की कोशिश करिए कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जेनरेट हो रही है, लेकिन जितना, अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो काम नहीं है जिनके पास, वो लोग भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, तो अगर उनमें से कुछ लोगों को हम निकाल देते हैं तो उन लोगों के निकलने का प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बाय चॉइस वहां पे जा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। तो यानी प्रोडक्शन में कोई असर नहीं होगा अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग अगर हम निकाल देते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर से, तो यानी उनके पास चॉइस ही नहीं है। Does this mean that the worker in the agriculture are not producing as much as they could? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि जितना एग्रीकल्चरल सेक्टर में आना चाहिए था उतना एग्रीकल्चरल सेक्टर से आ नहीं रहा है? क्या इसका ये मतलब हो सकता है? तो आइए रीड करके समझ लेते हैं इस चीज को, है ना। What it means is
that there are more people in agricultural than is necessary, ये आप एक पॉइंट समझिएगा कि जितना हमको नेसेसरी नहीं है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं पहले वाले सेक्टर में आपके, यानी हमको इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है फिर भी उतने लोग वहां पे काम में लगे हुए हैं. सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. अगर कुछ लोगों को आप निकाल देते हैं काम से तो वो जो प्रोडक्शन है आपकी जगह का वो कम होगा ही नहीं. इन अदर वर्ड्स, वर्कर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं. वहां पे उतने लोगों की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास काम ना होने के कारण वो सेक्टर में काम कर रहे हैं. For instances, take the case of a small farmer Lakshmi owning about the 2 hectare of the unirrigated land dependent only on rain. अब देखिए जो चीज मैं आपको यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है मैं इन ब्रीफ में आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ. क्या बोल रहा है, मान लीजिए लक्ष्मी है, एक स्मॉल फार्मर है, उनके पास 2 हेक्टेयर का एक अनइरिगेटेड उनके पास उनकी खेत है जहाँ पे वो ज्वार अरहर ये सारी दालें या अनाज उगाती हैं. उनके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस खेत में जाकर के ही काम कर रहे हैं, है ना. तो अब वो काम वहां पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो आप यहाँ पे ये समझिए, वो जो लक्ष्मी है, जो एक फार्मर है, उनके परिवार में 5 सदस्य हैं, उनके पास कोई काम ना होने के कारण वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं. लक्ष्मी के फैमिली के जितने लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब इज क्लियरली विजिबल एज अंडर एम्प्लॉयड. वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में है ना, उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए वो वहां पे काम कर रहे हैं. और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको एक और टर्म से बुलाया जाता है जिसे बोला जाता है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसे हम ये वर्ड्स भी कह सकते हैं. नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड. अब मान लीजिए कोई सुखराम है, लैंडलॉर्ड है बहुत बड़े, वो क्या करते हैं, लक्ष्मी के जो फैमिली के कुछ मेंबर्स है ना उनको वो अपने यहाँ काम में लगा ले रहे हैं. तो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा, लक्ष्मी की जो फैमिली है ना वो थोड़ा ज्यादा अर्न कर पाएगी और उससे ये दिखेगा भी कि वो लोग काम कर रहे हैं, है ना. Since you do not need 5 people to look after that small plot, क्योंकि वो बहुत small plot है, वहां पे 5 लोगों की काम करने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना. 2 people moving out does not affect production on their farm. अब 5 लोगों के काम करने में उन लोगों को हम 2 को निकाल दे रहे हैं, सुखराम क्या लगा दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन में कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि वो लोग खामखाई वहां पर जा रहे थे. हाँ, in the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. अब क्या होगा, वहां पे जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग बाहर चले जा रहे हैं तो उनके प्रोडक्शन में तो कोई असर होने वाला नहीं है, कोई बुरा असर नहीं होगा, है ना. अब देखिए, there are lakhs of farmer like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not be suffer. अगर लक्ष्मी की जो फैमिली का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, वैसे बहुत सारे परिवार आपके भारत में हैं. तो अब इन लोगों को निकाल करके हम किसी और सेक्टर में लगा देते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ही कहीं और काम पे लगा दें कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे और उनकी फैमिली की इनकम भी बढ़ जाएगी. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर. अब ये सेम चीज जो है ना वो बाकी सारे सेक्टर्स में भी हो सकती है, सर्विस सेक्टर में हो सकती है ना. मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे. अब क्या होता है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो प्लम्बर, पेंटर, ये लोग जो है ना इनका काम सीजनल होता है, इनके पास प्रॉपर काम नहीं है तो उनको हम एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं. अब दिवाली के टाइम में पेंटर्स बहुत काम में चाहिए होते हैं, लोग दिवाली में घर पुताई करवाते हैं, सारी चीजें, है ना. तो इनका क्या सीजनल काम है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट है. तो we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. सारा दिन लगाने के बाद से ये जो लोग हैं वो बहुत कम अर्न कर पाते हैं. ये उनकी मजबूरी है कि उनको उस सेक्टर में काम करना पड़ रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे इतना हमने देख लिया, प्रॉब्लम देख ली हमने,
कि लोगों के पास दिख तो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है पर है नहीं, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है। तो अब क्या हमारे पास सोल्यूशन है कि हम क्या करें, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। From the above discussion, we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look of some of the example. मतलब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आप समझने वाले हैं कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर सकते हैं। लक्ष्मी का एग्जाम्पल लीजिए और उसके 2 हेक्टेयर प्लॉट का एग्जाम्पल लीजिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करवा सकती है, बैंक के थ्रू लोन दे सकती है, जिससे क्या होगा, वो कुछ लोन लेकर के जो भी इरिगेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वो सारी चीजें वो अवेलेबल खुद को करवा सकेगी। उससे क्या होगा, उसकी जो क्रॉप्स होगी वो अच्छी होगी। लेट अस सपोज दैट 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer. आप क्या करें, ये सारी लोन वगैरह, मतलब इन शॉर्ट सोल्यूशन आपको ये दे रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड करवा देना चाहिए कम इंटरेस्ट पे। एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, सो 2 more member of the family can be employed in her own field. उनके खुद के फील्ड में कुछ लोगों को लोन मिल जाए, वो क्या करें और कुछ उस लोन से अलग काम करने लगे, तो 2 और लोग हैं वो भी काम में लग जाएंगे। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. अब क्या करें, मान लीजिए डैम वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही कुछ कुछ काम चल रहा है, तो आसपास के लोग, अब जहाँ पे डैम बन रहा है वहां के आसपास लोगों को छोटा मोटा कुछ काम दे दें वहीं बुला करके, तो वो लोग भी क्या होगा, उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, है ना। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before, they could also need to sell some of this. For this they may have required transport their product to be nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops, or make better rural roads that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmer but also other person. अब यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए जो भी पैदावार लक्ष्मी के खेतों से हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करे, लक्ष्मी के जो गांव है वहां की सड़कें अच्छी कर दे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दे। तो अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस गांव का अच्छा होगा तो वहां के जो लोग होंगे जो गाड़ी वगैरह चलाना जानते होंगे उनको काम मिल जाएगा। लक्ष्मी का जो पैदावार था उसके खेतों का, वो क्या करेंगे, वो शहर ले जा करके बेच सकेगी, तो कुछ अनाज वो अपने लिए सेव कर लेंगे, कुछ वो बाजार में बेच देंगे, बाजार में बेचेंगे वो पैसे आएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है सॉल्व होती जा रही है। Lakshmi need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seed, fertilizer, agricultural equipments and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford. तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट है उनको ये सारी चीजें क्या करे, प्रोवाइड करवाए। हाई रेट पे ये सारी चीजें मिलती हैं अदर जगह में, लेकिन जब गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाएगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इरिगेशन के लिए, तो उनको सस्ते में मिल जाएगा और उससे उनकी हेल्प होगी। बैंक जो है उनको रीजनेबल रेट में, इंटरेस्ट रेट में उनको लोन दे दे, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और मनी और क्रेडिट क्या है वो आप 3rd चैप्टर में आगे चल करके पढ़ेंगे ही। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में कि कुटीर उद्योग होने चाहिए। जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पे लोग हाथों से कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छा जानते हैं, तो क्या करें, छोटे छोटे उद्योग लगा दे गाँव में, जिससे वो लोग क्या करें, उनका जो विलेज का काम है वो चलता रहेगा, वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लोग गांव भी बाहर जाकर के बेच सकते हैं और वहां के लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये क्या आपको कुछ सोल्यूशन बता दिया यहाँ पे छोटे छोटे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर सकते हैं। सेमी रूरल एरियाज में क्या कर सकते हैं, आप एक गोदाम खोल सकते हैं जहाँ पे जो खेती हो रही है
और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए कोई गोदाम खोल दें, ठीक है, और उसको देखने के लिए किसी व्यक्ति को लगा दें, उसके पास भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 years. Out of this, only about 51% are attending educational institutions. The rest, and particularly those aged less than 18 years, may not be home, और many of them may be working as child laborers. अब देखिए, हम इतने मतलब 5 से लेके 29 साल तक के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं वो लोग। आप कहीं पे भी जाते होंगे, छोटे छोटे होटल्स में, ढाबा में, तो आपको एक छोटू दिखता होगा, छोटा सा बच्चा रहता होगा टेबल साफ करते हुए या आपको खाना परोसते हुए वो दिखता होगा। वही छोटू एक चाइल्ड लेबर है। आप उसको चाइल्ड लेबर के नजरिए से ही देखिए कि उस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। यहाँ कंपलसरी एजुकेशन का एक राइट आ चुका है, यहाँ पे ये छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं हमारे देश में। दूसरा, वो छोटे छोटे बच्चे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में छोटे छोटे ढाबों में और दुकानों में काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है जिसको हमको क्या करना है, सही करना है। स्टडी कंडक्टेड बाय अर्स्टविल प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, उसमें एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। नीति आयोग का ये कहना है कि 20 लाख तक जो जॉब्स हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में मिल सकती है। सिमिलरली, इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर टू वर्क इन रूरल एरियाज। अब गांव कस्बों में आप देखेंगे कि आसपास कोई डॉक्टर वगैरह या नर्सेज जल्दी नहीं मिलती हैं। तो हम क्या करें, उस चीज के लिए हमको ये करना होगा कि हेल्थ सिचुएशन जो है उसको सही करना होगा। ये कुछ तरीके थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एवरी स्टेट एंड रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर राज्य के पास ये क्षमता होती है कि वो अपने देश में जितने भी युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सके। हर राज्य के पास ये क्षमता होती है, बस उनको वैसी पॉलिसीज बनानी होती है, ऐसे लॉज बनाने होते हैं और उसको इनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। ये सारी चीजें अगर होंगी ना तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है ना, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा। आईटी सेक्टर में कितने सारे जॉब है। एक एग्जांपल आप टूरिज्म का ले लीजिए। प्लानिंग कमीशन ने भी ये बताया कि टूरिज्म सेक्टर अगर हम चाहें अच्छा करना तो उसमें भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। ठीक है, तो आप टूरिज्म से देखिए कितना आ रहा है। अब रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। अब क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म आइडिया से तो कुछ नहीं होगा, ये तो शॉर्ट टर्म आइडिया थे कि कहीं डैम बन रहा है तो लोगों को लगा दिए, ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगा दिए लोगों को, ये शॉर्ट टर्म आइडियाज है। लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसको राइट टू वर्क के नाम से जाना गया। राइट टू वर्क में क्या होगा, जस्ट मिनट। अब राइट टू वर्क में क्या है, यहाँ पे एक स्कीम लेकर के आया गवर्नमेंट ने, जिसमें 625 जो डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया की, उनमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी जिसको नरेगा 2005 के नाम से आप जानते हैं, वो एक्ट लेकर के आया राइट टू वर्क के अंदर, जिसमें क्या था, 100 दिन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, रोजगार देगी, और जिनको देने में वो असफल रहती है उनको क्या करेगी, भत्ता देगी। देखिए, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment। क्या करेगी नरेगा में, क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 100 दिन का आपको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक साल में, ठीक है। और if the government fails its duty to provide employment, it will give unemployment allowance। आपको इस स्कीम के अंदर में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और अगर गवर्नमेंट कुछ लोगों को नहीं दे पाती है तो वो क्या करेगी, अलाउंस देगी आपको। यानी आपके पास सोल्यूशन है, दोनों तरफ से आप जो है ना बच सकते हैं। टू द पीपल, द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। इस एक्ट में ये भी बताया जाएगा कि आपको वैसे ही काम देंगे जो आपके फ्यूचर में खेती वगैरह या और किसी काम में आपकी मदद कर सके। तो ये एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट के द्वारा,
जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रही है, आप पढ़िएगा इसके बारे में इन डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब हम पब्लिक प्राइवेट इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट समझ लीजिए। पहले पार्ट में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में समझा। सेकंड पार्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें क्या है, आपको दो स्टोरी दी हुई है, कांता की और कमल की। ये स्टोरी क्या है, मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ। कांता है एक लड़की जो ऑफिस जा करके काम करती है, उनका टाइम रहता है वो 9:30 से 5:30 तक वो जाती है, काम करती है, और रेगुलरली उनको हर मंथ के एंड में सैलरी आ रही है बढ़िया। सैलरी के साथ साथ उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए। फिर वो मेडिकल और अदर अलाउंस भी उनको मिल रहा है। कांता ऑफिस जा रही है, संडे, अगर संडेज आ रहे हैं, संडे को वीक ऑफ रहता है, संडे को भी उनको पेड लीव्स मिल रही हैं। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. तो ये कांता की सिचुएशन है ना। कांता क्या है, काम पे जाती है, फिक्स टाइमिंग है, फिक्स सैलरी है, पेड लीव्स है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन वगैरह की भी स्कीम है। अब वहीं पे हमारे कमल भाई साहब की स्थिति देखिएगा, दिख रही हूँ मैं आप लोग को, चलिए कंटेंट देखना चाहिए। कमल इज कांताज नेबर, ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर ग्रोसरी शॉप। अब यहाँ पे क्या है, ग्रोसरी शॉप में हमारे कमल भाई साहब है, वो काम करते हैं। कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स पैसा नहीं है। अगर वो समय से ज्यादा भी काम कर दे रहे हैं तो उनको कोई ओटी वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इनको खुद को स्पेंड करने हैं। लेकिन कांता के सिचुएशन में क्या है, अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो अदर अलाउंस भी मिल रहा है। यहाँ कमल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये आपको क्या सिखा रहा है, ये दोनों कहानी कमल और कांता की, कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। मैं ये सारी चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. यहाँ पे उनके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रहेगी काम को लेकर के। ऐसा नहीं है कि कल को हमारा काम छिन गया तो they are registered by the government and have to follow its rule and regulation. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। और फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ रही हैं। आपके साथ अगर कुछ घटना हो जाती है तो उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, आपके वेजेस फिक्स रहेंगे, बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप नाम ही समझिए ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मल एक प्रोसेस रहता है और प्रोसीजर रहता है जिसको आपको फॉलो करना रहता है, टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं, फिक्स्ड रहता है सब कुछ। जहां पे देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। पहला, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होगा। सेकेंड, फिक्स्ड वेजेस होंगी। मेडिकल एंड अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पेमेंट दी जाएगी। पेड लीव्स होंगी यहाँ पे, सॉरी, पेड लीव्स होंगी। और भी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे पेंशन वगैरह की भी स्कीम है। छठवा आप चलिए ये ऐड कर लीजिए कि पेंशन भी मिल सकता है। अब ये सारी चीजें जो है ये आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगी। अब इसी का ही अगर आप अपोजिट कर ले तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। जैसे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, फिक्स्ड वेजेस भी नहीं है, कोई मेडिकल और अदर अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलता, रहने का, पानी पीने की सुविधा, ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज में मिलती ही नहीं है। पेमेंट वगैरह जो है, अगर आप ओवर टाइम भी करते हैं तो आपको उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला है। पेड लीव्स नहीं होंगी, आप छुट्टी कर रहे हैं तो आपके पैसे कट जाएंगे। पेंशन वगैरह की स्कीम नहीं है।
तो ये आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का स्थिति है। ये मैंने आपको अनऑर्गेनाइज भी समझा दिया कमल और कांता के एग्जाम्पल से, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या बता रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि कोई चीज जब वहां पे फिक्स ही नहीं है तो हो सकता है कि उस सेक्टर के जो काम करने वाले लोग हों उनके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। अब देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो बढ़िया, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, वहां पे काम जो है ना उतना जल्दी जल्दी जनरेट नहीं होता है। तो इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सेस वगैरह बचाने के लिए, है ना, जो टैक्स दिया जाता है उसको बचाने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर खोल करके रखे हैं, ठीक है। They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. लोग जो उनके वर्कर है ना उनको ज्यादा पैसे ना देना पड़े इस चीज के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सारे रास्ते अपना रहे हैं। सिंस 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। अब देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अभी मैंने बताया कि जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अगर 1990 से अगर आप देखेंगे ना तो इस सेक्टर में भी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब चली जा रही है लोगों की। दीज वर्कर आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स फॉर लो विथ लो अर्निंग। कम पैसे पे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बताइए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हेंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज आल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमको क्या करना है, सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स में हमको जो वर्कर हैं उनको क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है। अर्बन एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं जिसमें क्या हो, जो वर्कर हो वो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन जगह में या ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हों, ठीक है। जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे ना तो हमारा जो है ना धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो हो सकता है, छोटे छोटे जो रूरल या अर्बन एरियाज हैं उनका भी। जैसे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह और बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनको क्या करें, वो लोग क्या करते हैं, अपना काम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ढूंढते हैं, तो हम उनको भी क्या करें, एक रेगुलर काम ढूंढ करके दे दे। अब आता है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ लिया, दूसरा पार्ट ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पढ़ लिया। ऑर्गेनाइज क्या होगा, पेड लीव्स होंगी, है ना, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, फिक्स वेजेस होंगे, पेंशन वगैरह स्कीम है, जॉब सिक्योरिटी होगी। और इसी के अपोजिट आप अनऑर्गेनाइज में समझ लीजिए। अब हमारा थर्ड आता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इस ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट के अंदर होगा, एसेट्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी सारी चीजें, तो वहां पे क्या होगा, वो पब्लिक सेक्टर में आएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई इंडिविजुअल या कंपनी ओन करती है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव रहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब इसका एग्जांपल समझिएगा, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयरएज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है दोनों कंपनीज का, ठीक है। तो प्राइवेट का क्या होता है, प्राइवेट का काम होता है प्रॉफिट अर्न करना, और ये क्या करते हैं, पब्लिक के लिए या अपने सिटीजन्स के लिए काम करते हैं, सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में। अब यहाँ पे एक चीज पढ़िएगा, देयर आर सेवरल
several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. अब जैसे मान लीजिए रेलवेज वगैरह हो गए, अगर आप उसको क्या करें, प्राइवेट सेक्टर को दे दे, तो वो तो प्रॉफिट अर्न करने में लग जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे एक जरूरत पड़ जाती है कि ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ही चलाए। गवर्नमेंट क्या करेगी, हमको रीजनेबल प्राइस में देगी। अब अगर गवर्नमेंट और एयरलाइंस वगैरह सारा कुछ अगर हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, तो वो आपको फैसिलिटीज तो बहुत बढ़िया देगी, लेकिन उस फैसिलिटी के हिसाब से आपको पे भी करना पड़ेगा। जो फेयर होंगे आपके आने जाने के एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये जो सेक्टर्स हैं वो कौन चलाए, पब्लिक सेक्टर यानी हमारी गवर्नमेंट ही चलाए। अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो पब्लिक और प्राइवेट मिलकर के चलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स. Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. ये जो फैसिलिटीज हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो सबको मिलनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ये सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें पैसे लगेंगे, हैवी स्पेंडिंग जॉब्स हैं ये सारी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ही इतने पैसे लगा सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकती। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हैं जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे स्मॉल स्केल यूनिट्स में अगर काम चल रहा है, प्रोड्यूसिंग या सप्लाइंग का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम चल रहा है, तो वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर के काम करते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी आपके इस चैप्टर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। रेगुलरली आप पढ़ते रहिएगा, है ना। जब आप पढ़ेंगे सारी चीजें तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब समिंग अप देख लीजिए, इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए आपने इसको ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें पहला ग्रुप था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, दूसरा था ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और तीसरा था प्राइवेट और पब्लिक. अब the data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to GDP, the employment remains in the primary sector. जो एम्प्लॉयमेंट है, देखिए जीडीपी तो जनरेट हो रहा था सर्विस सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर में, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो प्राइमरी सेक्टर में ही रह गया. व्हाट we also have seen what all can be done for increasing employment opportunities in the country. Other classification is to consider whether people are working in organized and unorganized sector. क्या बोल रहा है, देखिए आपने तरीके भी देख लिए कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, आपने क्लासिफिकेशन भी देखा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का, आपने पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें आपने ये भी समझा कि प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ जिसमें हैवी स्पेंडिंग जो वर्क्स हैं, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेज वगैरह, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही काम कर सकती है उन पे। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली जो चीजें उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो ये आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझ लिया, रिवाइज कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। हम आगे चल करके थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर याद करते रहिए, और जो इम्पोर्टेंट लगे या जो चीजें आपको समझ नहीं आए तो आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट में सारी चीजें हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।